ईटीएफ ट्रेनिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम फ्री ईटीएफ कोर्स के पार्ट 6 में चर्चा करेंगे बेस्ट मेथड फॉर रिटर्न कैलकुलेशन। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी स्ट्रेटेजी से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो, तब आप ये देखते हो कि आपको कितना परसेंट या कितना रिटर्न मिला। तो उस रिटर्न को कैलकुलेशन करने के क्या क्या तरीके हैं और उनमें से कौन से हमारे काम के जिन्हें हमें समझना चाहिए और उनमें भी सबसे बेस्ट क्या है, मेरा फेवरेट क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। राइट। तो अगर अभी तक आपने हमारे फ्री ईटीएफ कोर्स को वॉच नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप पूरा कोर्स देख सकते हैं। सभी पार्ट्स में बहुत सारी चीजें समझाई गई है और इसके बाद लास्ट पार्ट आएगा 7th पार्ट और इससे हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं किसी भी ईटीएफ की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए हमें रिटर्न कैलकुलेशन की वेरियस मेथड्स को समझना होता है। राइट। तो वेरियस मेथड्स क्या क्या है जिन्हें हम समझेंगे ताकि हम किसी भी ईटीएफ की परफॉर्मेंस को जांच सके कि वो क्या रिटर्न दे रही है। नंबर 1 पे हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। देखो एब्सोल्यूट रिटर्न क्या है, ये आपके टोटल प्रॉफिट और लॉस को मेजर करता है एक इन्वेस्टमेंट पर और क्या कंसीडर नहीं करता टाइम पीरियड। यानी आपने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया, उससे कुछ रिटर्न आया, उस रिटर्न को कैलकुलेट करता है, उसको मेजर करता है, वो कहलाता है एब्सोल्यूट रिटर्न। इसमें एक चीज है, ये नहीं बताया जाता कि रिटर्न कितने टाइम पीरियड पे आया है। राइट। तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न का मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो सिंपल है, एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू। यानी आपने जितने रुपए इन्वेस्ट किए थे वो आपकी बिगनिंग वैल्यू हो गई और फाइनली आपने जितना विड्रॉ किया सेल करने के बाद जो आपको मिला वो आपकी एंडिंग वैल्यू हो गई। यानी एंडिंग वैल्यू में से बिगनिंग वैल्यू को माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा अगर ये पॉजिटिव है तो, और अगर नेगेटिव है तो लॉस। और फिर उसे हम एज ए परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे तो बिगनिंग वैल्यू यानी प्रॉफिट को आप कैपिटल इन्वेस्ट से डिवाइड करोगे और इनटू में आप लिख दोगे 100, तो ये कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट रिटर्न। राइट। तो आपने परसेंटेज की कैलकुलेशन सीखी होगी स्कूलिंग में। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो आपने एक ईटीएफ बाई की, टोटल 50,000 रुपीज का इन्वेस्ट किया और वो बढ़कर हो गई 75,000, तो आपको रिटर्न कितना मिला 50% का। यानी आपकी बिगिनिंग वैल्यू 50,000 थी, एंड वैल्यू 75,000 थी। इसका मतलब टोटल कितने का डिफरेंस हुआ 25,000। ये आपका प्रॉफिट हुआ। फिर ये प्रॉफिट बना किस पे, 50,000 पे, और आपने जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और ये यहाँ पे 100 हो गया, 2 टाइम कट गया और 50% गया। पर यहाँ हमने इस बात को नहीं देखा कि 50% का रिटर्न कब मिला, 1 ईयर में मिला, 5 ईयर में मिला, 10 ईयर में मिला। तो हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए तो सही है पर बड़े के लिए हम इसको इस तरह से नहीं देखते। कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के लिए सही है। अगर आपका ट्रेडिंग पीरियड 1 ईयर के अंदर अंदर है तो डायरेक्टली आप ये देखते हो कि आपको एब्सोल्यूट रिटर्न कितना मिला। जैसे 10 दिन में आपको मिल गया, 20 दिन में मिल गया, 30 दिन में मिल गया, 2 महीने में, 4 महीने में, तो इस तरह से देखते हैं। और इसमें क्या है कि टाइम को कंसिडर नहीं किया जाता रिजल्ट अचीव करने के लिए। आपको पता है हमारी सुपर शॉप स्ट्रेटेजी है जिसमें प्रॉफिट होता है, तो हम वहां पे केवल 3% प्रॉफिट बुक करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कितने टाइम में मिला है। सेकंड जो है वो है केगर, है ना, CAGR, जिसका फुल फॉर्म है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। यानी हर ईयर की जो ग्रोथ रेट है उसको कंपाउंड मान लिया जाता है कि वो हर साल इक्वल रेट से बढ़ रही है और कंपाउंड होती जा रही है। यानी जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी तरह से फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। राइट। तो ये होती है एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्पेसिफिक पीरियड अज्यूमिंग कंपाउंडिंग। ये मान लेते हैं कि भाई इसमें कंपाउंडिंग हो रही है और रेट इतनी होगी। जैसे मान लो आपका एक इन्वेस्टमेंट था 100 रुपीज था, फर्स्ट ईयर में वो बढ़कर मान लेते हैं 105 हो गया, तो फर्स्ट ईयर में आप इसका एब्सोल्यूट रिटर्न बताओगे तो 5% हुआ। फिर अगले साल मान लो ये बढ़कर हो गया 121। राइट। तो आप ये कहोगे कि 2 साल का जो रिटर्न है वो 21% है एब्सोल्यूट रिटर्न, और इसे हम CAGR में कहेंगे। तो ये पर ईयर में कितना बढ़ा, ऐसे नहीं कि फर्स्ट ईयर में 5 बढ़ा, सेकेंड ईयर में 5 से 21 हुआ, तो लगभग कितना हुआ होगा 15% या 14%, जो भी, इस तरह से नहीं, डायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि कंपाउंडली हर साल इक्वल कितना बढ़ा, ये कहलाता है CAGR। अब CAGR का फॉर्मूला देखें तो सिंपल है, ये समझे कि एब्सोल्यूट रिटर्न एक तरह का सिंपल इंटरेस्ट है ना, कि भाई कितना परसेंटेज बढ़ा, और कंपाउंड CAGR जो केगर है वो आपका कंपाउंड। इसमें क्या करते हैं, एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू, यानी कितना हो गया, कितने में इसका रेशियो हो गया, और उसको डिवाइड करते हैं 1/n से। यानी उसमें पावर लगती है 1/n, जहां पे n क्या है, टाइम पीरियड। अगर 1 ईयर हुआ तो ये सिंपल एब्सोल्यूट रिटर्न की तरह ही दिखेगा, है ना। अगर ये 1 ईयर नहीं, 2 ईयर, 3 ईयर है तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज हो जाएगी। राइट।
अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान ले आपने एक ETF बाई की, टोटल 1 लाख रुपीज का इन्वेस्ट किया और 5 साल में वो बढ़कर 1,61,051 रुपीज हो गए। तो अगर आप सीधे सीधे एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करोगे तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो 61% हो जाएगा। यानी आपका एब्सोल्यूट रिटर्न कितना हो गया? 61%। और अगर आप कहो कि 5 साल में 61% हुआ और 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको लगेगा अप्रोक्स आपका पर ईयर रिटर्न कितना है? 12%। पर रियल में ये अगर बात करोगे CAGR की तो 10% है। दरअसल क्या है कि फर्स्ट ईयर में आपके जो 1 लाख थे वो बढ़कर हो गए 1.1 लाख, फिर 1.1 लाख बढ़कर हुए 1.21, ऐसे धीरे धीरे बढ़े, राइट। तो पहले साल 10% में कितना बढ़ा? 10,000। अगले साल 10% में कितना बढ़ा? तो है 11,000। क्यों? क्योंकि जो ये फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपीज आपको प्रॉफिट के मिले, उन 10,000 का भी 10% इंक्रीज हुआ, यानी 1,000 रुपीज, और जो ओरिजिनल आपके 1 लाख थे उन पे भी हुआ। तो इस तरह से मान लेते हैं कि रिटर्न ऐसे नहीं होता कि हर साल इक्वल आते हैं, पर जब भी हम 5 साल 7 साल के देखते हैं तो हम इस तरह से CAGR रिटर्न में उसका कंपेरिजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि CAGR रिटर्न के की पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले तो ये है बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी के लिए बेस्ट है। बाई एंड होल्ड का मतलब आपने एक बार में खरीदा, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल बाद में आपको बेचना है, तो आप ये नहीं देखोगे कि हर साल कितना बढ़ा कितना कमा, आप कहोगे पॉइंट टू पॉइंट टोटल कितना बढ़ा और उसका CAGR हर साल एवरेज कितना बढ़ा, ये बात करने के लिए एक यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट ETFs और सेम प्राइवेट। आप जैसे मान लो 2 ETFs में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, जो चूज करना दो में से कि कौन सी सही रहेगी, तो आपने मान लो दोनों ETFs का 10 ईयर का CAGR निकाल लिया, यानी पिछले 10 ईयर में इन्होंने एवरेज कितना रिटर्न दिया, जिससे आपको आसानी से पता चल जाए कि भाई कौन सी ETF CAGR पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा करे। ये जरूरी नहीं है कोई ETF CAGR पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कर रही है तो अच्छी हो सकता है किसी ETF ने 5-7 साल कोई रिटर्न नहीं दिया, फिर 1 साल रिटर्न दिया जिससे उसका एवरेज बहुत अच्छा हो गया, राइट। फिर वो 5-7 साल और नहीं देगी, फिर 1 साल देगी, तो वो सारी चीजें हमें देखनी होती है। तो यहाँ हम कुछ नॉर्मल चीजें देख रहे हैं। अब CAGR में एक प्रॉब्लम क्या है कि ये कैश फ्लो को इग्नोर करती है। कैश फ्लो को इग्नोर, देखो टाइम फ्रेम को तो इंक्लूड करे, कैश फ्लो को। जैसे मान लो एक साथ आपने पैसे लगाए, एक साथ विड्रॉ किए, तब तो CAGR ठीक है, पर आप अलग अलग टाइम पीरियड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अलग अलग टाइम पीरियड में विड्रॉ कर रहे हो, यानी SIP और SWP चला रहे हो, जैसा कि हम सुपर SIP में करते हैं, रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, रेगुलर हम SIP करते हैं ना। तो वहां के लिए बेस्ट क्या तरीका है उस पर हम बात करेंगे। तो वहां आता है नाम XIRR, जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। कि चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें क्या है, तो ये कह रहा है कैलकुलेट एनुअलाइज्ड रिटर्न फॉर इन्वेस्टर विद इरेगुलर कैश फ्लो। आप कुछ डिपॉजिट कर रहे हो, कुछ विड्रॉ कर रहे हो, है ना, तब लगातार आपके बाई सेल चल रहे हैं, तब आपके रिटर्न कितने, यानी आपकी कौन सी अमाउंट कितने टाइम पीरियड तक रहा। जैसे मान लेते हैं हम एग्जाम्पल से छोटे से समझते हैं कि आपने मान लो कि 10,000 रुपीज किए और 1 साल बाद में आपने 10,000 और किए, फिर 2 साल बाद में आपने 25,000 निकाल लिए। तो ये जो 10,000 थे वो रहे 2 साल और ये 10,000 रहे 1 साल। तो आप ये कह सकते हो कि टोटल 10,000 रुपीज 3 साल तक रह गए। क्यों? पहले वाले 2 साल रहे, ये 1 साल रहे। इस हिसाब से आपने ये सोचा कि 30,000 रुपीज 1 साल रहे तो किस तरह का रिटर्न रहा। इस तरह से अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पे कि भाई CAGR इसका क्या रहा क्या नहीं रहा, इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन सा रुपया कितनी टाइम पीरियड के लिए। तो आप ऐसे कह सकते हो कि आपके 10,000 3 ईयर तक रहे, तो आप कहोगे 10,000 बढ़कर आपके 25 हो गए 3 साल में, तो वो कितना रहा, या आपका इन्वेस्टमेंट 20,000 था। तो टाइम को भी देखा जाता है कि कौन सा पैसा कितने टाइम में था, इस तरह की डाटा के लिए ही होता है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, राइट। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि ये CI ये है आपका कैश फ्लो, आपने पैसे डिपॉजिट किए या विड्रॉ किए, और नीचे 1 + R जो रेट निकलेगी, और ऊपर TI-T0, इसका मतलब है कितने दिनों तक पैसे रहे, और उसमें 365 का डिवाइड कर दिया तो ये ईयर आ गया, कितने ईयर तक रहा। जैसे मान लो एक प्लॉट आपके 10,000 रुपए थे, है ना, वो रहे 2 साल, तो यह आएगा 1 + R × 2। एक आपके जो 10,000 रुपए हैं वो रहे 1 + R × 1 साल। तो इस तरह से फिर जब आपने विड्रॉ किए तो -25, वो कहाँ विड्रॉ किए, अभी विड्रॉ किए, तो 0 टाइम के हिसाब से है ना कि भाई आपकी वैल्यू विड्रॉ की तो -25, और लास्ट वाले डे जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो मान लो 0 हो जाएगा, तो ये -25,000। इस तरह से फिर इसको सोल्व करना होता है। तो आप इसे मैनुअली सोल्व नहीं कर सकते, पर आपको एक्सेल और गूगल शीट में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला XIR के रूप में मिल जाता है, जहां आपको 2 एंट्रीज लिखनी होती है। अगर मैं गूगल शीट के XIR फॉर्मूले की बात करूं तो वहां आपको लिखना होता है XIRR, फिर यहाँ पे आपको लिखना होता है कोरस्पॉन्डिंग एरे इंटर करना होता है। एरे इंटर करने का मतलब कि वो डेट से
वो अमाउंट डेट्स जब जब अमाउंट कैश फ्लो चेंज हुआ है कॉमा लगा के वो कैश फ्लो यानी तारीख और अमाउंट ये एक टेबल में चले जाते हैं जिससे डायरेक्टली आंसर आ जाता है। एक एग्जांपल समझाता हूँ कि 1 जनवरी 2020 को आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, तो यहाँ बाहर माइनस लगा, क्यों? क्योंकि आपने पैसे इन्वेस्ट किया तो आपका कैश फ्लो नेगेटिव हुआ। फिर आपने 1 जनवरी 2001 को 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया। हो सकता है इस दौरान आपके पैसे बढ़कर 1,20,000 हो गए थे या कम होकर 90,000 हो गए थे, फिर भी आपने 10,000 विड्रॉ किया। फिर बचे हुए पैसे आपके बढ़कर हो गए 1,20,000। तब आप कहोगे कि भाई 1 लाख इन्वेस्ट किए, 10,000 यहाँ निकाल लिए, 1,20,000 अब निकाल लेंगे तो 1,30,000 निकाल लिए, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 30,000 का, राइट? अगर मैं इस 30,000 को डायरेक्टली एब्सोल्यूट में बांधूं बिना कुछ सोचे तो मैं कहूंगा कि ये 30,000 1 लाख पे 30% है, जो कि 3 साल का रिटर्न है, और सॉरी 2 ईयर्स का है ना। तो ये कितना का रिटर्न हुआ? 2 ईयर में 30,000 का रिटर्न हमें मिल गया, राइट? 2 ईयर में 30,000 का रिटर्न मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमें एब्सोल्युटली 15% मिला है। पर अब मैं सीएजीआर की बात करूंगा तो ये 15% से कम होगा, क्योंकि पहले साल थोड़ा कम मिला, फिर वो बढ़कर उसमें दोबारा से कंपाउंडिंग जुड़ी। पर मैं एक्सआईआर की बात करूं कि कब पैसा आया कब गया ये भी हिसाब रखूं, तो ये जो रिटर्न है वो 9.43% है, यानी 1 लाख रुपीज दिए आपने, 10 निकाले, बचे हुए पैसे बढ़कर इतने हुए। तो पहले साल में कितने बढ़े, दूसरे में कितने बढ़े? तो इसको अगर अप्रोक्सीमेशन तो पहली बार आपने 1 लाख दिए, एक साल बाद में वो बढ़कर 1,09,000 हो गए, राइट? फिर आपने माइनस किया तो मान लेते हैं कि वो बच के आपके पास 89,000 बच गए, राइट? 89,000 बढ़कर 1,20,000 हो गई। इस तरह से आप अक्सर यहाँ रिटर्न की बात कर सकते हो। की पॉइंट्स की बात करें कि इसके क्या है, तो देखो जब भी आप एसआईपी और एचडब्ल्यूपी करते हो तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप एक्सआईआर रिटर्न के आधार पे डाटा कैलकुलेट करो। एक्सआईआर रिटर्न की प्रॉब्लम है, इसमें प्रिसाइज कैश फ्लो डाटा चाहिए, कितने रुपए गए कितने रुपए आए, डेट के साथ करेक्ट कैलकुलेशन चाहिए, यानी आपके पास एक तो डेट, किस डेट को, और एक कितनी अमाउंट चेंज हुई है, और इसे मैनुअली कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। फिर आप गूगल शीट से और एक्सेल से आराम से कर सकते हो। अब है लास्ट और मेरा फेवरेट, जिसको मैं बोलता हूं मॉनेटरी रिटर्न। मॉनेटरी रिटर्न क्या है? ये नहीं कहता कि आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, ये भी नहीं देखता आपने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किए, ये भी नहीं कहता कि कब आपने इन्वेस्ट किए कब आपने विड्रॉ किया। ये एक ही बात करता है कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। इट फोकस ऑन एक्चुअल प्रॉफिट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, इग्नोरिंग परसेंटेज और एनुअलाइज्ड रिटर्न, यानी परसेंटेज रिटर्न नहीं निकालता, यानी एब्सोल्यूट रिटर्न की बात नहीं कर रहा, एनुअलाइज नहीं कर रहा, यानी सीएजीआर नहीं कर रहा, कैश फ्लो के ऊपर नीचे से इसको कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये एक्सआईआर नहीं कर रहा, ये एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें। आपका अगर मैं मॉनेटरी रिटर्न पूछूं, मैं कहूं कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कितना कमाया, पैसे कब के लगाए हुए थे उससे मतलब नहीं, आपने कितना प्रॉफिट हो गया, और आप कहते हो कि भाई मैंने 1 लाख रुपीज बुक किए, तो वो सफिशिएंट है ना। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1 लाख कितनी कैपिटल पे कमाए। मॉनेटरी रिटर्न कहता है कि 1 लाख कमाए, बस पैसे हमारे पास 1 लाख है, हम उन्हें ही यूज कर सकते हैं। मॉनेटरी रिटर्न का सबसे सिंपल फॉर्मूला है एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू। कितने रुपए आपको अभी मिले, कितने आपने इन्वेस्ट किए थे, वो कहलाएगा आपका मॉनेटरी रिटर्न। एग्जाम्पल से समझो कि किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1,10,000 हो गए, तो उसका मॉनेटरी रिटर्न कितना है? 10,000। अब आप कहोगे इसमें 10% क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम टाइम क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो आगे हम बातें करेंगे। देखो एक तो क्या है, इसके की पॉइंट्स में बात करते हैं, ये एब्सोल्यूट वेल्थ जनरेशन की बात करता है ना। परसेंटेज में कई बार क्या होता है, कोई आदमी आपको कहता है कि मुझे एक स्टॉक में 100% का प्रॉफिट हुआ, राइट? सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, पर आप उसे पूछो कि आपने उसमें इन्वेस्ट कितने रुपए किए थे, तो वो कह रहा है कि मैंने 500 रुपए इन्वेस्ट किए थे, और प्रॉफिट कितने का हो गया? 500 का, यानी 500 में खरीदा, 1000 में बेच दिया। अब आप देखो कि 100% जितना बड़ा लग रहा था और ये 500 रुपए का प्रॉफिट उतना ही छोटा लग रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि 500 रुपए से आप क्या कर सकते हो, 100% रिटर्न यूजलेस हो गया। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट वेल्थ की बात करेंगे रिगार्डलेस ऑफ साइज और टाइम। साइज और टाइम दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एब्सोल्यूट रिटर्न है। और ये आपको क्या दिखाता है? रियल वेल्थ जनरेटेड, आपने वास्तविक कैसे, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे आप ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता ये कितने, बस मैंने 1 लाख रुपीज कमाए हैं, तो इस 1 लाख का आप यूज कर सकते हो, है ना, अपने किसी भी पर्पस के लिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंस दी है मैंने मॉनेटरी रिटर्न की, समझना। आज से पहले कभी आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा मॉनेटरी रिटर्न को? ये आपकी एक्चुअल मनी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसे आप क्या कर सकते हो? स्पेंड कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। भाई आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं स्टॉक मार्केट से, तो आप उससे घूमने जा सकते हो, कुछ खरीद सकते हो, है ना, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, उसे सेव कर सकते हो, राइट? पर आपके 100% रिटर्न से आप शायद ये सब नहीं कर पाओ। एक आपको एक क्लैरिटी देता है अबाउट
टेंजिबल बेनिफिट्स, देखो दिखने में 100% बहुत बड़ा हो सकता है पर वो वास्तव में वो छोटा हो, पर आपका 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, जो भी अमाउंट है वो उतनी है जितनी दिख रही है, और उसका आप जो टेंजिबल बेनिफिट लेते हो, कुछ खरीदोगे, कुछ इन्वेस्ट करोगे, वो उतना ही रहेगा। और तीसरी और इंपॉर्टेंट है स्मॉल परसेंटेज गेन ऑन ए लार्ज कैपिटल। देखो अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा, मैं कहूँ किसी के पास 1 करोड़ है, राइट, और वो उसको ज्यादा रिस्क ना लेके केवल एफडी करवा रहा है, कितनी, 8% पे, तो उसके साल के कितने मिलेंगे, 8 लाख। हो सकता है वो 8 लाख में से 5 लाख में अपना घर चलाए और 3 लाख री इन्वेस्ट कर दे, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, एकदम सेफ इंस्ट्रूमेंट में वो अच्छा कमा सकता है। तो आपको ये समझना है कि आप मॉनेटरी रिटर्न की तरफ ध्यान दोगे तो आपको ये ध्यान रहेगा कि आपको अपनी कैपिटल भी बढ़ानी है, केवल परसेंटेज पे खुश से नहीं होना, क्योंकि जब आप परसेंटेज रिटर्न ज्यादा जनरेट करते हो तो रिस्क ज्यादा लेते हो, और आपके मॉनेटरी रिटर्न वहां हो सकते हैं बहुत कम हो। तो आपको फाइनल लक्ष्य से आपके मॉनेटरी रिटर्न्स को ज्यादा करना है, ना कि आपके एब्सोल्यूट रिटर्न को, ना कि आपके सीएजीआर को, ना कि आपके एक्सआईआरआर को, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मॉनेटरी रिटर्न, है ना। परसेंटेज कितना कमाया इससे कोई डाउट नहीं है, सीधा है कि भाई आपने मॉनेटरी रिटर्न कितना कमाया, क्लियर है। तो जिसके पास कैपिटल ज्यादा होगी वो छोटे परसेंटेज पे भी अच्छा प्रॉफिट कमा लेगा। अब यहाँ एक कंक्लूजन समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न क्या करता है, आपको क्विक स्नैपशॉट ऑफ ग्रोथ देता है, तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एब्सोल्यूट रिटर्न का यूज करते हो। सीएचआर कहाँ यूजफुल है, लॉन्ग टर्म और सिंगल लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप देखते हो कि कितना सीएचआर आपको मिल रहा है। एक्सआईआर कहाँ है, जब एसआईपी, डिविडेंड, एचडब्ल्यूपी आप चलाते हो तो वहां पे आपके लिए एक्सआईआर रिटर्न अच्छा है। और मॉनिटरी रिटर्न कहाँ अच्छा है, वो आपकी एक्चुअल वेल्थ बताता है। तो ये 4 रिटर्न है जिनकी हमने बात की, और भी बहुत तरह के रिटर्न होते हैं, कभी आपको लगेगा तो हम बात करेंगे, उन सब की गूगल शीट्स भी बताएंगे कि किस तरह से ये सारे कैलकुलेट होते हैं। एंड लास्ट, रिस्क हो सकता है ईटीएफ में, खुद रिसर्च करें, ये केवल एडवाइस है, ये केवल एजुकेशन है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन जरूर करें, ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब करें।